वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 246 थप्पड़। वीर ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। वीर नीति के साथ हॉल के अंदर आ गया। नीति सीधे आयशा के पास चली गई। वह राहील से बचने की कोशिश कर रही थी। वही राहील जो अब तक नीति के इंतजार में था। उसकी नजर जैसे नीति पर गई वह एक तक नीति को ही निहारने लगा। राहील के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे से बेचैनी गायब हो चुकी थी। नीति भी राहील की नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। वही कोई और भी था जो अपनी गुस्से भरी नजरों से नीति को देखे जा रहा था। मानिक अवनी को लेकर अपने रूम में आया। रूम में आते ही मानिक ने अवनी को दीवार से सताते हुए उसकी आंखों में देख कहा, तुमने मुझे बताने की भी जरूरत नहीं समझी, मेरी एक बेटी भी है। कब तक मुझसे ये सच छुपाने का इरादा था? मानिक की आवाज में गुस्सा और नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपनी गुस्से भरी नजरों से मानिक की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा था तुमने? कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाओ तो तुम मेरी बेटी के साथ क्या करते? वह मेरी भी बेटी है अवनी, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी में बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, इसीलिए तुम्हारे सामने सच आने दिया, वरना जिंदगी भर तुम्हें इस बारे में पता तक नहीं चलता। अवनी ने कहा और मानिक को खुद से दूर धक्का देने लगी। मुझे पता है सालों पहले मुझसे गलती हुई थी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, पर मैं। मानिक ने इतना ही कहा था कि अवनी ने मानिक को खुद से दूर धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ मानिक के गालों पर दे मारा। वह थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी गूंज पूरे रूम में गूंज उठी। मानिक का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसने अपनी नजरों पर कर अवनी की तरफ देखा, जो अपने चेहरे पर गुस्सा ली उसे ही देखे जा रही थी। उसे गलती कहने की हिम्मत भी मत करना मानिक बजाज, अवनी ने मानिक को उंगली दिखाते हुए कहा। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। वह सब तुमने अपने होश आवाज में कहा था। उसे गलती नहीं कह सकते। तुम उस वक्त जो सोच रहे थे तुमने वही कहा था। ये कहते हुए अवनी वहां से जैसे ही जाने को हुई, मानिक ने तुरंत अवनी का हाथ पकड़ उसे फिर से दीवार से सटा दिया। मानिक अवनी के बेहद करीब आ गया। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे पर इतने करीब था कि कभी भी उन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल सकते थे। इतना ज्यादा गुस्सा हो? मानिक ने अवनी के चेहरे पर झुकते हुए धीरे से कहा। मानिक की आवाज सुनकर अवनी ने मानिक की आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करती और फिर मैं तुमसे ये सवाल करती तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? वह बस एक गलतफहमी थी, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए वह सिर्फ एक गलतफहमी थी, पर मेरे लिए नहीं। चाहे वजह कुछ भी रही हो, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। तुमने मुझे उस वक्त जाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि मुझे अंदर से तोड़ दिया था। और तुम क्या चाहते हो? जहां तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाया, वहां मैं तुम्हें कुछ भी बताने या काजू से मिलवाने के लिए वापस आती, ताकि तुम एक और इल्जाम मुझ पर लगा सको। अवनी रेडी इतनी भी ज्यादा गिरी हुई नहीं है जितनी तुम मुझे समझते हो। ये कहते हुए अवनी की आंखों में आंसू आ गए। वह मानिक से खुद से दूर वहां से जाने लगी। मानिक ने पीछे से अवनी की कमर को थाम उसे अपनी तरफ खींच लिया। अवनी की पीठ मणि की सीने से सट चुकी थी। मानिक ने अवनी की गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, क्या तुम माफ नहीं कर सकती? कभी नहीं, अवनी ने कहा और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद मानिक के हाथ पर जा गिरी जो उसकी कमर पर था। अवनी के आंसू को देख मानिक को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दोनों ही बेहद करीब थे, एक दूसरे की धड़कन साफ सुन सकते थे, जो एक दूसरे के लिए ही तड़प रही थी। इतनी करीब होने के बावजूद भी आज उन दोनों में काफी दूरियां थी। अवनी की बात तूने मानिक में आगे कुछ भी नहीं कहा। वह वैसे ही पीछे करने से अवनी को अपनी बाहों में लिए भरे खड़ा रहा। अवनी ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की। मुझे छोड़ो मानिक, काजू मेरा बाहर इंतजार कर रही होगी, अवनी ने कहा। फिर अपनी कमर से मानिक का हाथ पूरी ताकत से हटा उसे रूम से बाहर चली थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर मानिक की तरफ नहीं देखा। मानिक वहीं खड़ा अवनी को जाते हुए देखता रहा। उस रूम से बाहर आते ही अवनी के आंसू बहने लगे। अवनी ने रोते हुए खुद से ही कहा, बिल्कुल भी नहीं मानिक, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं वापस आई हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहने के लिए वापस आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ काजू के लिए आई हूँ। मैं अपने गुस्से की चलते उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। ये कहते हुए अवनी ने अपनी आंसुओं को साफ किया। तभी उसकी नजर आयशा पर गई जो इस तरफ आ रही थी। आयशा को देखकर अवनी की होठों पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराहट को लिए अवनी आयशा के पास आए, उसके साथ ही फिर से हाल की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद मानिक भी वापस हाल में आ गया। हाल में आते ही मानिक की नजर अपनी कर गई, जो मेहर जी और पल्लवी जी से बातें कर रही थी। मानिक की नजरें अवनी के ऊपर से हटी नहीं रही थी। चाहे तुम मुझे 100 थप्पड़ मार लो अवनी, पर तुम्हें मैं खुद से दूर जाने नहीं दूंगा।
कहीं नहीं, चाहे तुम्हारी माफी के लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मानिक ने अपने मन ही मन में फैसला करते हुए कहा। तभी अवनी की नजर मानिक पर आकर रुकी। एक पल के लिए उन दोनों की नजरें दूसरे से जा मिली, जिसे देखकर अवनी में तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ फिर ली। पापा, काजू ने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखते हुए कहा, जो इस वक्त राहील के गोद में थी। मानिक ने मुस्कुराते हुए काजू को देखा और फिर से उसे अपनी गोद में ले लिया। यहाँ आने के बाद काजू ने अपने कदम जमीन पर रख ही नहीं रखे थे। वह कब से कभी इसके तो कभी उसके गोद में इधर उधर घूमने जा रही थी। काजू को बहुत मजा भी आ रहा था। मानिक के पास आते ही काजू मानिक से गले लग चिपक गई। मानिक और काजू को देखकर राहील के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी राहील की नजर मानिक के गाल पर गई, जो एक तरफ से लाल हो रखा था। ये तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? राहील ने हंसते हुए कहा। राहील की बात सुनकर मानिक ने कुछ भी नहीं कहा। राहील ने ध्यान से मानिक की नजरों में देखा और फिर एक नजर अवनी की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले मानिक अवनी को लेकर अपनी साथ लेकर गया था। क्या सच में? राहील ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए मानिक की तरफ देख थोड़ी तेज आवाज में कहा और फिर अवनी की तरह इशारा किया। मानिक को राहील पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था राहील का गला दबा दे। राहील ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, जिसे कभी उसके घर वालों ने नहीं छुआ था, उसे आज किसी ने थप्पड़ मार दिया। मानिक बजाज को किसी ने थप्पड़ मारा। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। उस लड़की को तो कोहिनूर देना चाहिए, जिसने इतनी हिम्मत का काम किया। ये कहते हुए राहील हंसने लगा। फैमिली में शादी है 2। आज का चैप्टर थोड़ा शॉर्ट है, पर कल लॉन्ग का ट्राई करूंगी। 247 एक लड़की। राहील की बात सुनकर मानिक ने कुछ भी नहीं कहा। राहील ने ध्यान से मानिक की नजरों में देखा और फिर एक नजर अवनी की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले मानिक अवनी को लेकर अपनी साथ लेकर गया था। क्या सच में? राहील ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए मानिक की तरफ देख थोड़ी तेज आवाज में कहा और फिर अवनी की तरह इशारा किया। मानिक को राहील पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था राहील का गला दबा दे। राहील ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, जिसे कभी उसके घर वालों ने नहीं छुआ था, उसे आज किसी ने थप्पड़ मार दिया। मानिक बजाज को किसी ने थप्पड़ मारा। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। उस लड़की को तो कोहिनूर देना चाहिए, जिसने इतनी हिम्मत का काम किया। ये कहते हुए राहील हंसने लगा। पापा, मुझे नींद आ रही है, काजू ने नींद भरी आवाज में मानिक से कहा। काजू को नींद आ रही थी, इसलिए वह राहील को इग्नोर कर अवनी की तरफ बढ़ गया। अवनी जो मेहर जी से बातें कर रही थी, उसे मानिक की आवाज सुनाई दी। अवनी ने मानिक की तरफ देखा तो मानिक ने कहा, प्रिंसेस को सोना है। अवनी ने अपनी गर्दन जैसे ही उसने काजू को लेने के लिए अपने हाथ बंधाए। मानिक ने अवनी से कहा, ये सो चुकी है, ऐसे इस डिस्टर्ब मत करो। मानिक की बात सुनकर मेहर जी और पल्लवी जी जो वहीं बैठी थी, उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अवनी ने मानिक की तरफ देखा और फिर कहा, मेरे साथ आओ। ये कहते हुए अवनी मानिक को अपने साथ लेकर चली गई। अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है। पल्लवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां मौजूद बाकी लोग भी कुछ ऐसे ही बातें कर रहे थे, जैसे अवनी मानिक काजू परफेक्ट फैमिली है। वीर वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वीर के होठों पर मुस्कुराहट थी। तभी नीति जो वीर के पास आए, उसने वीर की तरफ देख कहा, भैया एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नीति की बात सुनकर वीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। नीति ने वीर तरफ देख पूछा, आप अवनी को पसंद करते हैं ना? फिर आप अवनी को मानिक के पास जाते देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नीति की बात सुनकर वीर ने गहरी सांस लेकर कहा, अवनी को मैं पसंद करता हूँ, इसीलिए उसकी पसंद की मैं इज्जत करता हूँ। वह मानिक से प्यार करती है और उसकी खुशी मानिक के साथ है, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर नीति ने वीर की तरफ देखा। उसने कभी सोचा नहीं था वीर इतनी गहरी बात भी करता होगा। सच में किसी चीज की परवाह नहीं होती। जब दिल हद से आगे बढ़ जाता है, हर मोहब्बत का अंत पागलपन नहीं होता, कुछ का कुर्बानी भी होता है। तुम राहील से प्यार करती हो और राहील तुमसे। हर कोई इतना लकी नहीं होता कि जिससे आप प्यार करो वह भी आपके प्यार करे, इसलिए अपने हाथ से यह मौका जाने मत दो, वीर ने कहा और फिर नीति की तरफ देख वहां से चला गया। वीर के जाने के बाद नीति की नजर राहील पर पड़ी, जबकि उसके सामने खड़ा राहील कब से उसे ही देखे जा रहा था। वीर और नीति को बातें करते देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी मुठिया गुस्से में कस चुकी थी। नीति अपनी आंखों में कुछ और इमोशंस को ही लिए राहील को देखे जा रही थी, पर कोई और दिखा था जो उन दोनों को इस तरह देखकर गुस्से में आग बबूला हुए जा रहा था। दूसरी तरफ वीर उस होटल के बैकयार्ड की तरफ गया, जहां पर कुछ ट्रक खड़े थे जिनमें किचन का सामान था।
वह सारा सामान खाना बनाने के लिए था। सभी गेस्ट के लिए वहीं पर खाना तैयार होने वाला था। वीर वहां पर खड़ा सब कुछ देखे जा रहा था। तभी वीर की नजर एक लड़की पर भी जिसकी पीठ इस वक्त वीर की तरफ थी। वीर उस लड़की को गौर से देखे जा रहा था, जो उस ट्रक के ऊपर चढ़कर कुछ सामान उतारने की कोशिश कर रही। तभी सामान को उतारने के चक्कर में वह लड़की जैसे ही गिरती, वीर भागते हुए उस लड़की को संभालने के लिए उसकी तरफ भागा और इसी के साथ वह लड़की सीधे वीर की बाहों में आ गिरी और जो बॉक्स वह उतारने की कोशिश कर रही थी वह खुल गया और उसमें मौजूद आटा हवा में उड़ वीर और उस लड़की पर आ गिर गया। वह दोनों ही उस आटे में सफेद भूत बन चुके थे। वह लड़की अभी भी वीर के गोद में थी। वह लड़की जोर जोर से खांसी लगी थी। वीर ने उसे नीचे उतारा और फिर अपने कपड़ों और बालों में आटे को निकलने लगा। वीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपने सामने मौजूद लड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है? वीर के सामने खड़ी लड़की, जिसका चेहरा भी वीर को नहीं दिखाई दे रहा था, उसने वीर की तरफ देखा और अपनी गर्दन को जोर जोर से इधर उधर घुमाने लगी, जिससे उसके बाल हवा में लहराने लगे और उनमें मौजूद वह आटा गिरने लगा। वीर तुरंत उसे लड़की से दूर हो गया। वीर को लग रहा था जैसे वह लड़की पागल है। वीर अपनी आंखें बड़ी करते हुए लगातार उसे ही देखे जा रहा था। वह लड़की रुकी, उसकी नजर सामने ही मौजूद पानी के पाइप पर गई, जिससे एक आदमी गार्डन एरिया में पानी डाल रहा था, जिसे देखकर वह लड़की तुरंत उसके पास गई और पानी के पाइप के सामने खड़ी हो गई। माली जो फूलों को पानी दे रहा था, वह उस लड़की की हालत देखकर हंसते हुए उस पर पानी डालने लगा। वीर खड़ा वहां सब कुछ देख रहा था। वह लड़की अपने हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रही थी और अपने बालों को इधर उधर लहरा रही थी। जैसे जैसे पानी से उस लड़की का चेहरा साफ होने लगा, वीर की नजर उसे लड़की पर और गहरी होती गई। इस तरह वह लड़की बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। वीर की नजरें उसके ऊपर से हटी नहीं रही थी। धीरे धीरे वीर को उस लड़की का चेहरा साफ सबको दिखाई देने लगा। वीर ध्यान से इस लड़की को ही एक तक देखे जा रहा था। थैंक यू काका, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए माली से कहा और फिर वीर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह लड़की तो पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। वही वीर अभी भी सफेद भूत बने वहां पर खड़ा था। थैंक यू मुझे गिरने से बचने के लिए और सॉरी मेरी वजह से आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए, उस लड़की ने कहा और फिर तुरंत वहां से चली गई। वीर जो वहां पर खड़ा हैरान रह गया था। वह अपने होश में आया और उसने उस तरफ देखा जिस तरफ वह लड़की गई थी, जिसे देखकर वीर ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, थैंक यू और सॉरी बोलकर गई है या फिर मेरे मुंह पर फेंक कर। पर वह लड़की तब तक वहां से जा चुकी थी और वीर कुछ भी नहीं कर पाया। दूसरी तरफ मानिक और अवनी दोनों ही मानिक के रूम में आए। मानिक ने आराम से काजू को बेड पर लेटाया। वह इतना ज्यादा संभाल कर रहा था कि काजू की नींद बिल्कुल भी खराब ना हो। अवनी भी यह सब कुछ देख रही थी। अवनी ने आगे बढ़कर काजू को ब्लैंकेट से कवर किया और फिर उसके हाथों में एक पिलो दे दिया, जिसे देखकर मानिक ने अवनी से कहा, तुम पिल्लो क्यों दे रही हो? काजू को टैडी को हक करने की आदत है। अभी यहाँ पर कोई टैडी नहीं है, तो पिल्लो से काम चलाना पड़ेगा, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक तुरंत बालकनी में गया और उसने किसी को कॉल किया। मानिक को इस तरह बालकनी में जाता देखकर अपनी कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर मानिक इस तरह से चला क्यों गया। 2 मिनट बाद ही मानिक वापस रूम के अंदर आया। व्हाट्सएप चैनल लिंक ज्वाइन दिल https skeptical smiley face whatsapp com चैनल 0029 248 वीर। काजू को टैडी को हक करने की आदत है। अभी यहाँ पर कोई टैडी नहीं है, तो पिल्लों से काम चलाना पड़ेगा, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक तुरंत बालकनी में गया और उसने किसी को कॉल किया। मानिक को इस तरह बालकनी में जाता देखकर अपनी कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर मानिक इस तरह से चला क्यों गया। 2 मिनट बाद ही मानिक वापस रूम के अंदर आया। मानिक जब वापस रूम में आया उसकी नजर अवनी पर गई, जो किसी गहरी सोच में थी। अवनी काजू को ही देखे जा रही थी। क्या सोच रही हो? मानिक ने अवनी से पूछा। मानिक की बात सुन अवनी ने काजू के सिर को सहलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं, यही कि तुमने सही किया या नहीं, प्रिंसेस को सबसे मिलवाकर, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने अपनी आंखों को ऊपर कर मानिक की तरफ देखा और फिर कहा, मैंने सही किया, मुझे पता है, मैं नहीं चाहती काजू बिना परिवार के रहे। काजू का हक है, उसे भी अपने पूरे परिवार का प्यार मिलना चाहिए। मैं उससे उसका हक नहीं छीना चाहती। अवनी की बात सुन मानिक एक तक अवनी को देखने लगा। क्या सच में मानिक इतना गलत हो सकता था? मानिक बजाज जो कभी कोई गलत फैसला नहीं लेता था।
उसने अवनी को जिज्ञासा के लिए अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहा था। तभी मानिक के रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। अवनी और मानिक दोनों की नजर दरवाजे की तरफ गई। मानिक ने जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने धैर्य और बॉडीगार्ड्स के साथ मौजूद था। मानिक ने धैर्य को अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही अवनी ने उसे तरफ देखा वह हैरान रह गई। धैर्य के साथ 10 बॉडीगार्ड्स और थे। उन सब के हाथ में अलग अलग कलर के बड़े बड़े टेडी बियर थे। अवनी को समझ नहीं आया, अगर मानिक को टेडी बियर मंगवाना ही था तो इतने सारे क्यों मंगवाए? काजू के लिए तो एक टेडी बियर भी काफी रहता, इतने सारे टेडी बियर। अवनी ने मानिक की तरफ देख उससे पूछा। मानिक ने अवनी से कहा, मुझे प्रिंसेस की फेवरेट कलर नहीं पता था, इसलिए मैंने सभी कलर्स के टेडी बियर मंगवा लिए। अभी ज्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि समय कम था। छोटे टेडी बियर भी तो आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े टेडी बियर्स की क्या जरूरत थी? अवनी ने भी इरिटेट होते हुए कहा। वह टेडी बियर्स 10 फीट से भी ज्यादा बड़े थे। छोटे टेडी बियर का काजू क्या करती है? मानिक ने कहा। बॉडीगार्ड्स ने वह टेडी बियर रूम में रखे। काजू का फेवरेट कलर कौन सा है? मानिक ने अवनी से पूछा। मानिक की बात सुन अवनी में एक नजर मानिक की तरफ देखा, जिसकी आंखों में काजू के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता दिखाई दे रही थी। स्काई ब्लू काजू को वही सबसे ज्यादा पसंद है, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुन मानिक वही साइड में रखे स्काई ब्लू कलर के टेडी बेयर को लेकर काजू के पास आ गया। मानिक ने काजू के हाथों से वह पिलो लिया और उसे वह टेडी बियर दे दिया और काजू टेडी बेयर को टाइटली हक करके आराम से सो गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वापस आने की? क्या तुम भूल गई मैंने तुमसे क्या कहा था? एक औरत ने नीति का हाथ पकड़ उसे एक कमरे के अंदर लाते हुए कहा। नीति ने उस औरत की तरफ देखा। वह कोई और नहीं लता जी थी, जो राहील की बुआ थी। मैं वापस नहीं आई हूँ, आप लोग ही यहाँ वापस आए हैं। मैं तो सब कुछ छोड़कर यहाँ जयपुर आ गई थी, नीति ने कहा। नीति की बात सुनकर लता जी ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, तो अब तुम हमारे सामने जुबान भी लड़ाओगी? उनकी बात सुनकर नीति चुप हो गई, उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी दीपा उस रूम में आई। उसने इविल मुस्कान के साथ नीति की तरफ देख कहा, शायद तुम अपनी औकात भूल रही हो। बंसल परिवार तुम जैसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा। तुम राहील से अभी दूर हो जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, वरना तुम्हारी जिंदगी नरक बन सकती है। शायद तुम भूल गई जो सालों पहले मैंने तुम्हारे साथ किया था। जैसे ही दीपा ने यह है कहा, नीति ने डरते हुए कहा, नहीं मैं राहील से दूर रहूंगी। मैं राहील से प्यार भी नहीं करती हूँ, ना ही मैं राहील को अपने करीब आने दूंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, यह शादी होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नीति ने डरते हुए कहा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं तुम्हें यहाँ से भेजने के, दीपा ने कहा। और फिर लता जी की तरफ देख उनसे कहा, चलिए आंटी इस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। संगीत में तो वैसे भी मेरी और राहील की सगाई होने वाली है। दीपा की बात सुनकर नीति ने हैरानी में दीपा की तरफ देखा। क्या सच में दीपा और राहील की सगाई होने वाली थी? राहील ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ना ही किसी और ने। लता जी ने गुस्से से नीति की तरफ घूर कर देखा और कि दीपा के साथ उसे कमरे से चली गई। उनके जाते ही नीति की आंखों में आंसू आ गए। वीर वापस होटल में आया, वह अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर राहील पड़ी। वीर को देखते ही राहील ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह हालत किसने कर दी? जिसने भी की है बिल्कुल सही की है। आखिर तुम्हारी काली करतूतों को छुपाने के लिए सफेद आटे की ही जरूरत है। राहील की बात सुनकर वीर ने गुस्से में राहील की तरफ देखा और कहा, मेरी करतूतों की बजाय अगर तुम अपने ऊपर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिससे अपनी जिंदगी नहीं संभल रही उसे लोगों की जिंदगी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये कहते हुए जैसे ही वीर राहील के साइड से जाने लगा, राहील ने गुस्से में कहा, नीति से दूर रहो। राहील की बात सुनकर वीर के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई। वीर ने राहगीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? वीर ने राहील से कहा। राहील ने वीर को कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर वीर ने गहरी सांस लेकर कहा, पहले मानिक और अब तुम। पता नहीं तुम लोग मुझे लेकर इतने इनसिक्योर क्यों हो। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, लड़कियां मुझे देखते ही फिदा हो जाती है, पर नीति के केस में ऐसा नहीं है। नीति मेरे लिए मेरी बहन है, तो अपना एक घटिया दिमाग चलाना बंद करो। वीर की बात सुनकर राहील ने हैरानी में कहा, तो फिर उसे दिन मॉल में तुमने वह सब क्यों कहा था? ताकि मानिक अवनी तक ना पहुंच सके। अवनी नहीं चाहती थी मानिक उस वक्त उसे देखे, वीर ने कहा, और फिर राहील को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे राहील से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह क्यों ही अपना टाइम वेस्ट राहील पर करता, जिस इंसान से अपना प्यार ही नहीं संभल रहा था।
राहील अपनी जगह पर हैरान खड़ा रहा। इसका मतलब है नीति और वीर के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। क्या नीति की जिंदगी में इन 5 सालों में कोई लड़का नहीं आया था? राहील ने खुद से ही सवाल किया। अचानक से राहील के होठों पर बड़ी सी मुस्कान है। आयशा जब अपने रूम में वापस आए तो उसकी नजर नीति पर गई, जो इस वक्त बेड पर सो रही थी। नीति को इस वक्त सोते देखकर आयशा हैरान रह गई। नीति ऐसे कभी सोया नहीं करती थी। आयशा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह भी नीति के साइड में जाकर लेट गई। अभी शाम का वक्त था। आयशा को पता ही नहीं चला कब वह भी नींद के आगोश में चली गई। अपने रूम में आने के बाद वीर सिद्धि वॉशरूम में चला गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। वीर ने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ दीवार से लगाया। तभी वीर की आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा आने लगा। उसके वह गुलाबी पंखुड़ियां जैसे होठ जो ऊपर की तरफ उठ मुस्कुरा रहे थे। उन पर वह पानी की बूंदें जिन्हें देखकर किसी का भी उन्हें किस करने का मन करे। मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वीर ने अपनी आंखें खुद से ही कहा। वह हैरान था। आखिर वह ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की के बारे में सोच सकता था, जिससे वह कुछ देर पहले ही मिला था। बाथरोब पहने ले वीर बाथरूम से बाहर आया और बालकनी की तरफ गया। वीर के हाथ में इस वक्त एक सिगरेट थी, जिसके वह कस लिए जा रहा था। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। वह बहुत हॉट दिखाई दे रहा था। कोई भी लड़की वीर को देखे तो उस पर अपना दिल हार बैठे। वीर की नजर गार्डन एरिया की तरफ गई, जहां वही सुबह आटे वाली लड़की की मौजूद थी। माई हॉट कैसनोवा हबी न्यू चैप्टर्स अपलोडेड। 249 त्राही हो जो तबाही लाती। मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वीर ने अपनी आंखें खुद से ही कहा। वह हैरान था। आखिर वह ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की के बारे में सोच सकता था, जिससे वह कुछ देर पहले ही मिला था। बाथरोब पहने ले वीर बाथरूम से बाहर आया और बालकनी की तरफ गया। वीर के हाथ में इस वक्त एक सिगरेट थी, जिसके वह कस लिए जा रहा था। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। वह बहुत हॉट दिखाई दे रहा था। कोई भी लड़की वीर को देखे तो उस पर अपना दिल हार बैठे। वीर की नजर गार्डन एरिया की तरफ गई, जहां वही सुबह आटे वाली लड़की की मौजूद थी। वह लड़की नीचे गार्डन में लेटी हुई आसमान को एकटक देखे जा रही थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था, आखिर वह लड़की करना क्या चाहती है। वीर ने अपनी सिगरेट को जमीन पर फेंका और फिर वापस रूम में आ गया। दूसरी तरफ गार्डन में हरी घास पर लेटी उस लड़की ने अपने आप से ही कहा, त्राही तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। मुझे जल्द से जल्द वह काम पूरा करना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। भूलो मत, तुम त्राही हो जो तबाही लाती है। ये कहते हुए उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। आसमान में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। तब जाकर नीति की नींद खुली। उसने देखा वह अभी तक उसे होटल के रूम में ही है। नीति की नजर अपने पास में सो रही आयशा पर गई। आयशा को देख नीति ने उसे उठाते हुए कहा, आयशा आयशा। नीति की आवाज सुनकर आयशा ने नींद से जागते हुए कहा, हाँ नीति क्या हुआ? हम अभी तक होटल में ही है, जल्दी करो हमें घर भी जाना है, नीति ने कहा। नीति की बात सुनकर आयशा ने अपने बालों को सही किया और फिर अपनी नींद भरी आंखों से नीति की तरफ देखते हुए कहा, नीति हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग शादी तक नहीं रुकने वाले हैं। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? नीति ने हैरानी में कहा। नीति की बात सुनकर आयशा ने उसे बताते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई, अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। अवनी ने भी कोशिश की थी, पर कोई भी उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा है, तो शादी तक हमें यहीं पर ही रहना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आयशा की बात सुनकर नीति के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उसने तो सोचा था वह शादी के कुछ में फंक्शंस में ही आएगी, जिससे उसका राहील से बहुत कम सामना होगा, पर यहाँ तो किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नीति मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, हम बाद में बात करते हैं, आयशा ने उबासी लेते हुए कहा। फिर वापस से ब्लैंकेट लेकर सो गई। दूसरी तरफ मुंबई में बजाज मेंशन के पास वाला मेंशन, जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल अखंडल जैसा दिखता था, जैसे वहां पर कोई भी नहीं रहता हो, वह आज फिर से चमकने लगा था। उस पूरे मेंशन को पूरी तरह से चेंज कर एक खूबसूरत सा किले में बदल दिया था। उसे मेंशन के गार्डन में अलग अलग तरह के फूल लगाए गए थे। वह फाउंटेन जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, अब उसमें पानी शुरू हो चुका था। कोई भी उसे जगह को देखता तो यकीन ही नहीं कर पाता। ये वही जगह है जहां कुछ दिन पहले सिर्फ मिट्टी थी। कुछ बॉडीगार्ड उस पूरे मेंशन को कवर किए खड़े थे। उस मेंशन के टेरेस पर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। उस मेंशन के अंदर एक गाड़ी आकर रुकी। उस कार से एसआर बाहर आया। एसआर ने अपने आंखों से चश्मा हटाया और मुस्कुराते हुए उस मेंशन को देखने लगा। एसआर उस मेंशन के अंदर चला गया।
एसआर के अंदर आते ही एक आवाज उसे पूरे हॉल में गूंज उठी। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी आओगे। उसे आवाज को सुनकर एसआर ने उस तरफ देखा। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 70-80 साल होगी। फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। फिर भी उन्हें चलने के लिए किसी भी व्हीलचेयर या लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ रही थी। दादाजी, एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा। एसआर की बात सुनकर सीढ़ियों पर खड़े उस आदमी ने कहा, तुम्हें हमारी याद आ गई। ये कहते हुए वह आदमी नीचे आ गया। उस आदमी के नीचे आते ही एसआर ने तुरंत उन्हें अपने गले लगा लिया। मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा। एसआर की बात सुनकर उस आदमी ने एसआर से दूर होते हुए कहा, मिस तो हमने भी तुम्हें बहुत किया, इसीलिए देखो हम खुद तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गए, मुझसे या फिर उससे मिलने के लिए, एसआर ने कहा। एसआर के दादाजी ने सोफे पर बैठ एसआर की तरफ देख बड़े ही रोगले अंदाज में कहा, हाँ, अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए बस कुछ दिन का इंतजार और। उनकी की बात सुनकर एसआर भी उनके पास आकर बैठ गया। जयपुर आज और कोई फंक्शन नहीं था, इसीलिए सभी लोग अपने रूम में आराम कर रहे थे। अपने काम की वजह से मानिक होटल के ही एक रूम में धैर्य, राहिल और व्योम के साथ बैठा था। वो सब मिलकर किसी जरूरी चीज पर डिस्कशन कर रहे थे। वही अवनी काजू के साथ अपने रूम में सो रही थी। वीर जो अपने रूम में बोर हो रहा था, वह होटल के बाहर आ गया। वह इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर त्राही पर पड़ी, जो बड़ी ही कंफ्यूजन में कुछ देख रही थी। त्राही का एक हाथ उसके गालों पर था और एक उसकी कमर पर। त्राही को इस तरह देखकर वीर उसके पास गया। वीर ने जब त्राही की नजरों का पीछा किया था, वह पूरी तरह से हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर ने त्राही से पूछा। वीर की बात सुनकर त्राही ने वीर की तरफ देखा और फिर अपने सामने देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, इन कार को हुआ क्या है? यह ऐसे उछल क्यों रही है? त्राही की बात सुनकर वीर हैरान रह गया। क्या इस लड़की को सच में समझ नहीं आ रहा था इन कार के अंदर क्या हो रहा था? वहां 3 डांसिंग कर खड़ी थी, जिनके अंदर लोग एक दूसरे को प्यार करने में लगे थे। आप सब यू डांसिंग कार्स का मीनिंग समझाए गए होंगे ना, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वीर जानता था इन कार में वही लोग हैं जो आज सुबह गणेश पूजा में आए थे। इस होटल में सिर्फ बजाज फैमिली, बंसल फैमिली और कुछ बहुत ही क्लोज गेस्ट को रूम्स अवेलेबल करवाए गए थे। बाकी सब गेस्ट के रहने का इंतजाम दूसरी होटल में था। इन कार में वह लोग थे जो काफी डेस्परेट थे और उनसे इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए वह यही कार में शुरू हो गए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसे किसी को नहीं देख सकती, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर त्राही ने मुंह बनाते हुए वीर की तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्टैंड, मैं कार को देख रही हूँ, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? ये कहते हुए त्राही उन कार के करीब जाने लगी, जिसे देखकर वीर ने हैरानी में कहा कि ये लड़की क्या करना चाहती है। वीर ने देखा त्राही उनमें से एक कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी, जिसे देखकर वीर ने तुरंत आगे बढ़कर त्राही का हाथ पकड़ लिया और त्राही को कार के दरवाजे से लगा दिया। त्राही कुछ कहती उससे पहले ही वीर ने त्राही के मुंह पर अपना हाथ रख धीरे से कहा, बिल्कुल चुप। वीर की बात सुनकर त्राही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वीर को अपना हाथ हटाने का इशारा करने लगी। वीर ने धीरे से त्राही के मुंह से अपना हाथ हटाया। त्राही और वीर इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। वीर जानता था अगर त्राही कार का दरवाजा खोली तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता, जिसे देखने के बाद वह शायद सदमे में ही चली जाती। वीर की नजर त्राही के उस मासूम से चेहरे पर गई, जिससे साफ पता चल रहा था वह कितनी इनोसेंट है। त्राही के चेहरे को देखकर वीर की नजरें उसके ऊपर से हटी नहीं रही थी। त्राही बहुत खूबसूरत थी। ऐसा नहीं था वीर ने अभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी, पर त्राही की बात अलग थी। फॉरएवर लव कंटिन्यू हो गई है दिल। My hot Casanova hubby, new chapters uploaded. HTTPS skeptical smiley face pocket novel. On a link. Me TS Zo T4 Love 6 CJ. WhatsApp channel link join Dil. HTTPS skeptical smiley face WhatsApp. Com channel 0029 JB Test 0V. च 250 धक्के मारकर रूम से निकाले जाना। त्राही और वीर इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। वीर जानता था अगर त्राही कार का दरवाजा खोली तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता, जिसे देखने के बाद वह शायद सदमे में ही चली जाती। वीर की नजर त्राही के उस मासूम से चेहरे पर गई, जिससे साफ पता चल रहा था वह कितनी इनोसेंट है। त्राही के चेहरे को देखकर वीर की नजरें उसके ऊपर से हटी नहीं रही थी। त्राही बहुत खूबसूरत थी।
ऐसा नहीं था, वीर ने अभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी, पर त्राही की बात अलग थी। वीर एक तक त्राही की उन ब्राउन आइज में देखे जा रहा था, जिसमें कुछ तो था जिसे वीर समझने की कोशिश कर रहा था, पर वह समझ नहीं पा रहा था। वीर धीरे धीरे त्राही के और करीब आने लगा। वीर त्राही एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। वीर जैसे ही अपने होठों को त्राही के होठों पर रखता, इससे पहले ही त्राही ने जल्दी रिएक्ट करते हुए अपने होठों को अपने हाथ से कवर कर लिया। वीर के लिप्स ने त्राही के नाजुक हाथों को छू लिया। त्राही अपनी आंखें बड़ी करते हुए वीर को देख रही थी। वहीं वीर की आंखों में त्राही को देखते हुए एक अलग ही चमक थी। कोई भी उन दोनों को ऐसे देखता तो हैरान रह जाता। वीर ने त्राही को कमर से पकड़ा और अपने साथ उसे लेकर कार से दूर आ गया। त्राही बड़ी अजीब तरह से वीर की तरफ देख रही थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पा रही थी। वीर भी यह समझ पा रहा था। वीर ने त्राही को समझाते हुए कहा, इन्हें डांसिंग कार बोलते हैं, जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ वह काम करते हैं जो बेडरूम में होता है। क्या मैं तुम्हें डिटेल में सब बताऊं? बेडरूम में क्या काम होता है? ये कहते हुए वीर त्राही की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वीर को अपनी तरफ आता देखकर त्राही की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। त्राही ने तुरंत पीछे जाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं समझ गई, मैं जाती हूँ, बाय बाय। ये कहते हुए त्राही वहां से भाग गई। त्राही ऐसे भाग रही थी कि अगर वह ना जाती तो वीर सच में उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर देता, जिसे देखकर वीर के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वीर ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, बेवकूफ। दूसरी तरफ अवनी जब रूम का दरवाजा बंद कर रही थी, तभी मानिक के वहां आया। मानिक को देख अवनी ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, मणि की आगे बढ़ दरवाजे पर अपना हाथ रख कहा, क्या मैं दिखाई नहीं दे रहा? इतने बड़े इंसान हो, किसे दिखाई नहीं दोगे? अवनी ने सार्कास्टिकली कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर तुम मेरे मुंह पर दरवाजा बंद क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे नींद आ रही और मैं सोने जा रही हूँ। अवनी ने गहरी सांस लेकर मानिक से कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक में मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो सोने ही आया हूँ बीवी। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हुए कहा, तुमसे किसने कहा तुम यहाँ सोने वाले हो? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम एक ही रूम में सोएंगे, इसमें कहने वाली क्या बात है? मानिक ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ मैं और काजू ही सोने वाले हैं, तुम अपना कहीं और जाकर देखो। तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? मैं तो यही सोने वाला हूँ, मानिक ने अपनी आंखें छोटी कर कहा। मानिक के बात सुन अवनी ने अपनी कमर पर एक हाथ रखा और फिर मानिक की तरफ देखा है। देखो, मैं अभी बहुत सारा थक गई हूँ, मैं बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती। अगर तुम इस रूम में सोओगे तो मैं काजू को लेकर घर चली जाऊंगी, फिर तुम देते रहना दादाजी और सबको जवाब। अवनी ने कहा, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा? मैं कहाँ सोऊंगा? मानिक ने मासूमियत से कहा। मानिक का वह मासूम सा चेहरा देखकर अवनी हैरान थी। अवनी ने इरिटेट हुए कहा, बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा और तुम आराम से अपनी जिज्ञासा के पास जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फ्री मानिक। ये कहते हुए अवनी ने झटके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। अवनी के दरवाजा बंद करते ही मानिक ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, पर मेरी बीवी तो तुम हो ना, मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? मानिक की बात सुनकर रूम में दरवाजे के पास मौजूद अवनी मुस्कुराने लगी। उसने अपनी गर्दन नामे हिलाए और खुद से ही कहा, इन 5 सालों में और भी ज्यादा जिद्दी हो गए हो। ये कहते हुए अवनी सीधे काजू के पास बेड पर गई और मुस्कुराते हुए काजू को अपनी बाहों में लेकर सोने लगी। रूम के बाहर खड़े मानिक ने मुंह बनाते हुए खुद से ही कहा, अब क्या करोगे मानिक बजाज? मानिक ने गहरी सांस ली, फिर सीधी राहील के कमरे की तरफ चला गया। राहील की रूम का दरवाजा खुला था और व्योम पहले से राहील के रूम में सोफे पर बैठा था। व्योम राहील कुछ बात कर रहे थे, तभी मानिक जाकर सीधे राहील के बेड पर बैठ गया। मानिक को इस वक्त अपने रूम में देखकर राहील ने हैरानी में पूछा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो आज अवनी के पास सोने वाले थे ना? मुझे तो लगा था तुम अब 2 दिनों तक कमरे से बाहर ही नहीं आओगे। बात तो तुम सही कह रहे हो, अवनी को छोड़कर मानिक तुम यहाँ कैसे? व्योम ने भी कंफ्यूजन में मानिक से पूछा। उन दोनों की बातें मानिक के जख्म पर नमक लगाने का काम कर रही थी। मानिक ने उन दोनों की तरफ देख बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, मुझे मेरी बीवी ने रूम से बाहर निकाल दिया। मानिक की बात सुनकर व्योम और राहील की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तहका मारकर हंस पड़े। उन दोनों को हंसाता देखकर मानिक की आंखें छोटी हो गई। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह भी कुछ नहीं कर सकता था। मानिक बजाज को उसकी बीवी ने धक्के मारकर रूम से बाहर फेंक दिया। राहील ने कहा। राहील की बात सुनकर मानिक ने कहा, उसने मुझे धक्का नहीं मारा था, सिर्फ रूम का दरवाजा बंद कर किया था।
उसे ही धक्के मारकर निकाले जाना कहते हैं मानिक। एक आवाज उन तीनों के कानों में पड़ी। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहां पर दरवाजे से टेक लगाकर वीर मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ से देखे जा रहा था। पता नहीं वह कब से उन सब की बातें सुन रहा था। वीर को देखकर मानिक की आंखें छोटी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानिक ने वीर से पूछा। वीर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यहाँ तुम्हारे बारे में गॉसिप लेने आया हूँ। वीर रानावत अपने बिजनेस को छोड़कर गॉसिप लेने का काम करने हैं। इसी वजह से तुम बिजनेस में सेकंड नंबर पर आते हैं। मानिक ने सार्कास्टिकली मुस्कुराकर वीर से कहा। मानिक की बात सुनकर वीर ने हंसते हुए कहा, तुम बिजनेस की चिंता मत करो, बहुत जल्द रनावत इंडस्ट्रीज नंबर 1 पर होगी और मुझे तुम्हारी तरह किसी लड़की ने ऐसे धक्के मारकर कभी रूम से नहीं निकाला है। उसके लिए पहले जिंदगी में लड़की भी तो होनी चाहिए। राहील ने धीरे से कहा। पर वीर ने राहील की बात सुन ली। तुम मेरी जिंदगी की जगह अपनी जिंदगी पर फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा ना हो नीति फिर से तुम्हारे हाथ से निकल जाए, वीर ने राहील से कहा। वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आज वहां पर उन सबको रोस्ट करने के लिए ही आया है। सबको रूम प्रोवाइड किए गए हैं। तुम अपने रूम में जाओगे तो वह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, मानिक बेड से खड़े होते हुए वीर से कहा। मानिक की बात सुन वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अवनी के रूम जा रहा हूँ, मुझे अवनी से कुछ पर्सनल बात करनी है। वीर की बात सुनकर मानिक की आंखें छोटी हो गई। उसने वीर की तरफ आते हुए कहा, वह सो चुकी है तो तुम अब सिर्फ अपने कमरे में जाने वाले हो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आता हूँ। इतना तो मैं अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ, मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वीर के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तुम्हारी इस सर्विस की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ, वीर ने कहा और मानिक के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगा। मानिक ने अपनी पकड़ वीर के हाथ पर कसते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, कहीं भटक गए तो तुम्हें सही जगह दिखाना मेरा काम है। ये कहते हुए मानिक वीर को अपने साथ वीर के कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। इन दोनों के बीच हमेशा ये 36 का आंकड़ा क्यों रहता है? राहील ने कहा। राहील की बात सुन व्योम ने हंसते हुए कहा, पहले बिजनेस राइवल्स थे और अब लव राइवल्स। मुझे तो यह वीर हमेशा से ही अजीब लगता था। राहील की बात व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को तुम यह इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम्हें लगता था वीर और नीति का कुछ चल रहा है। व्योम की बात सुनकर राहील का मुंह बन गया। वीर को कमरे में छोड़ मानिक ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, अगर सुबह होने से पहले तुम इस रूम से बाहर आए तो तुम्हारी लंदन वाली कंपनी मेरी हो जाएगी। ये कहते हुए मानिक ने मुस्कुराते हुए वीर की तरफ देखा, फिर रूम का दरवाजा बंद कर राहील के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वीर वहां खड़ा मानिक को देखता रह गया। क्या यह आदमी अभी उसे धमकी देकर गया था? दूसरी तरफ सर्वेंट क्वार्टर में त्राही अपने कमरे में आए। उसकी नजर अपने हाथों पर गई जिस पर वीर ने किस किया था। मुझे वीर रानावत से दूर रहना होगा, त्राही ने खुद से ही कहा और फिर अपनी हाथों की मुठ्ठियां करते हुए बेड पर सो गई। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम से सुकून की नींद सो चुके थे।